नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का एक मल्टी कैप NFO। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीक भी मैंने मेरे एसेट्स म्यूचुअल फंड का एक मल्टी कैप NFO का वीडियो बनाया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। यह एक नया NFO है। अब मल्टी कैप को क्या ऐसी खास बात है जो बनाती है खास, तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मल्टी कैप फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी होती है। लार्ज कैप वो स्टॉक्स होते हैं जो टॉप 100 कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सिलेक्शन होता है। फिर मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो 1012 लेके 250 तक जिनके अंदर स्टॉक्स आते हैं, वो भी अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और थर्ड कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी होती है जो 251 ऑनवर्ड कंपनी जो आती हैं वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। अब मल्टी कैप NFO में क्या होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के अंदर 25-25% पैसा रखा जाता है और बचा हुआ 25% पैसा जो है वो फ्लेक्सी कैप होता है, यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रखा जाता है। यानी फंड मैनेजर को जहां अच्छा लगे, उसकी रिसर्च टीम जहां सजेस्ट करे, उसके पैरामीटर पे जो चीज़ खरी उतरे, वहां पर वो बचा हुआ 25% पैसा फंड मैनेजर रखता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मल्टी कैप फंड में ऐसी क्या खासियत होती है जो कि पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। होता क्या है, इसको अपने एक उदाहरण से समझते हैं। होता क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए आपने आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड है XYZ कंपनी का। उस स्मॉल कैप फंड को मैनेज करने वाला फंड मैनेजर ने सेबी को, जो एक गवर्नमेंट की रेगुलेटेड बॉडी है, उसको एक मैंडेट दे रखा है। जब एक म्यूचुअल फंड स्कीम नई आती है उसी टाइम एक मैंडेट दिया जाता है और उस मैंडेट में ये लिखा हुआ है कि 250 ऑनवर्ड कंपनीज को ही वो उस पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। यानी मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही फंड मैनेजर को रखना होता है और 35% पैसा वो अपनी कैटेगरी के अलावा भी रख सकता है। अब फ़र्ज़ कीजिए जिस स्मॉल कैप फंड को आपने फंड मैनेजर को, जो स्कीम आपने पोर्टफोलियो में ली, उसके अंदर कोई भी एक स्मॉल कैप कंपनीज फंड मैनेजर ने ले रखी है और वो कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, टाइम के साथ मिड कैप हो जाती है, फिर लार्ज कैप हो जाती है। तो अब फंड मैनेजर उस कैटेगरी के फंड को नहीं रख सकता क्योंकि उसने गवर्नमेंट के मैंडेट पहले से दे रखा है कि मैं स्मॉल कैप में ही 65% पैसा रखूँगा। अभी भी उस फंड के, अगर उस स्टॉक के अंदर, उस शेयर के अंदर अगर पोटेंशियल है, भाव बढ़ने की संभावना है, फिर भी फंड मैनेजर को मजबूरी में उसको बेचना पड़ता है क्योंकि उसने मैंडेट स्मॉल कैप कैटेगरी का दे रखा है। तो यह कमी जो है वो मल्टी कैप फंड के अंदर नहीं रहती है, इसलिए मल्टी कैप फंड जो है वो खास बनाता है। अब अपने समझते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो 4 बार लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है, 3 बार मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है और 4 बार स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है, यानी ज़्यादा मुनाफा दिया है। तो फंड मैनेजर क्या होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं कि लार्ज कैप में लिया जाए, मिड कैप में लिया जाए या स्मॉल कैप में लिया जाए। तो मल्टी कैप लेने की वजह से इनका भी एक सॉल्यूशन निकल जाता है। अब मैं बात करता हूँ इस मल्टी कैप फंड के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड की पोजीशनिंग क्या होती है। तो आप देखिए कि राइट साइड में जितनी जितनी ऊपर जाते जाते हैं, राइट साइड में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले रिस्क और रिवॉर्ड पोजीशनिंग में अगर इक्विटी फंड की मैं बात करूं तो मल्टी कैप फंड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट में आते हैं। इसके बाद में राइट साइड में मिड कैप, स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मल्टी कैप से ज़्यादा अगर मिड कैप लेते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और ज़्यादा रिवॉर्ड रहने की प्रोबेबिलिटी है। स्मॉल कैप में उससे ज़्यादा और थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उससे ज़्यादा, और उसी हिसाब से टाइम होराइजन भी बढ़ना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट आपको कितने होल्डिंग पीरियड के लिए रखना है। मल्टी कैप से अगर लेफ्ट साइड की तरफ, नीचे की तरफ आते हैं तो वैल्यू फंड, लार्ज कैप, फोकस फंड, थीमेटिक, लार्ज कैप। इसका मतलब यह है कि मल्टी कैप से नीचे की तरफ अगर लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कम होते जाते हैं, टाइम होराइजन भी एज कंपेयर टू उनसे कम हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा। इसमें बॉटम अप अप्रोच होगी, यानी स्टॉक सिलेक्शन ही फाइनल स्टेप होगा। अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द कैटेगरी इन्वेस्टमेंट होगा। NFO स्टार्ट करने की अगर मैं तारीख की बात करूं तो 7 जुलाई 2023 से लेकर के 21 जुलाई 2023 तक 15 डेज के लिए NFO ओपन है।
अब मैं बात करता हूँ रिस्कोमीटर की। किसी भी स्कीम को नापने का एक पैरामीटर होता है, उसको रिस्कोमीटर बोलते हैं। रिस्कोमीटर का मतलब यह है कि वो आपको ये बताता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि इसमें प्रिंसिपल किस लेवल की रिस्क पे होगा, यानी जो आपने मूलधन की राशि डाली है वो किस लेवल की रिस्क पे होगा। तो मैं आपको बता दूं, रिस्कोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट फ्लक्चुएशन होगा, वोलेटिलिटी होगी। अब मैं बात करता हूँ लास्ट बट नॉट लिस्ट कि किस आदमी को इसमें, किस तरीके के इन्वेस्टर को इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है, जो 2-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। आप वो वीडियो देख करके ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए ये स्कीम सूटेबल है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइट मिले। इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।